नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा। और आज जो साधेगा जात क्या वही करेगा राज्य, ये सवाल इसलिए क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी ने इसी आधार पर अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं। पलायन, रोजगार, कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, प्रति व्यक्ति आय तक। कहने को भले ये सब बड़े बड़े मुद्दे हों जुबानी तीर छोड़ने के लिए, लेकिन बिहार में जाति सबसे बड़ा मुद्दा है। जो इससे किनारा करेगा जनता उसे किनारे लगा देगी, और इसलिए बिहार की चुनावी सियासत इसी के इर्द गिर्द फिर से घूमती दिख रही है। आज आपको बिहार में माई बाप के बैनर तले सबको साथ लेकर चलने के दावों की हकीकत भी बताएंगे, और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा बुलंद कर जात पात से ऊपर उठकर राजनीति करने के दावे का सच भी दिखाएंगे। घोर जातिवादी के आरोप एक दूसरे पर लगाने वाली पार्टियां खुद कितने पानी में है, आज इसकी पूरी पड़ताल इन्हीं के लिस्ट के जरिए आपको देखनी चाहिए। देखिए, SC, ST, EBC, OBC, बिहार जीत की पूरी ABCD। एनडीए सरकार ने जितना काम किया लॉ एंड ऑर्डर, विकास और बिजली, सड़क के लिए, इससे अच्छा काम कभी नहीं हुआ था। हम लोग नए सोच के हैं, हर जात, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर के चलने का काम करेंगे। नेतृत्व भी हमारे पास है, नीति भी है, नियत भी है। छोटे छोटे विवाद हैं एनडीए गठबंधन के, आज और कल में सभी सुलझा लिए जाएंगे। सब ठीक हो, हाँ तो सब हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। कहा जाता है कि जात ना पूछो साधो, लेकिन सियासत में लगता है कि सब इसके उलट है। जात ही पूछो, जात से जीतो, जात से लड़ो, जात के लिए करो, जात आधार बनाओ। और जात इतना हावी कि बिहार में चुनाव का ऐलान होने से पहले जिन मुद्दों पर राजनीतिक दलों का जोर था, बिहार के राजनीतिक गलियों में जिन मुद्दों का जबरदस्त शोर था, वो चुनाव की डुगडुगी बजने के साथ गुम से हो गए। बिहार में न राजनीतिक दल विकास पर जोर दे रही, न जंगल राज की कहीं कोई चर्चा सुनाई दे रही, न बात रोजगार की ही हो रही है, और न वोट चोरी का शोर सुनाई दे रहा है। टिकट बंटवारे के साथ सबका जोर अब जातियों पर है। जातियां जो बिहार में किसी भी दल के लिए जीत का फैक्टर बनती है। लगातार 2 बार से राघोपुर की जनता जो है हम पर भरोसा की है, और जनता जो है मालिक है, और ये तीसरी बार जो है हमने नामांकन जो है राघोपुर से की है, और मुझे पूरा भरोसा है कि राघोपुर की जनता जो है इस बार पुनः जो है उस पर विश्वास करेगी। अब बिहार जो है अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनना चाहता है। हम लोग नए सोच के हैं, हर जात, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर के चलने का काम करेंगे। जो संकल्प है, आपको भी पता है कि कोई ऐसा परिवार ना बचे, यानी हर एक परिवार के पास एक सरकारी नौकरी हो। बेरोजगारी को जड़ से हमको मिटाना है, बिहार को आगे ले जाना है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली सरकार हमें चाहिए। बिहार में जातियों और उनके महत्व को समझे बिना बिहार चुनाव की सियासी तस्वीर को नहीं समझा जा सकता, क्योंकि बिहार में विकास के कितने भी दावे किए जाएं, दूसरे मुद्दे कितनी भी सुर्खियां बटोरे, लेकिन आखिर में चुनाव जातियों के इर्द गिर्द घूमता है। जातियों के नाम पर ही वोट मांगे जाते हैं, और जाति ही सबसे बड़ा मुद्दा भी बन जाती है। सबके बीच में सौहार्दपूर्ण तरीके से सम्मान पूर्वक सीटों का समझौता हो चुका है। अब थोड़ा सा इंतजार कीजिए, और बहुत जल्द इसकी घोषणा होगी। मजबूती से हम चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे। वहाँ दूसरी ओर तो आग लगी है, अब कोई दमकल काम नहीं कर रहा है एनडीए का आग बुझाने में। एनडीए ने चुनाव प्रचार में भी, उम्मीदवारों के चयन में भी, गठबंधन को कंप्लीट करने में भी बढ़त ले ली है। इंडी गठबंधन अभी पीछे। हर व्यक्ति लूट के लिए, लूट में अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है। जितना ज़्यादा मुझे सीट मिल जाए, उतना ज़्यादा आगे सरकार में भागीदारी हो जाएगी, उतना ज़्यादा लूटने का अवसर मिलेगा। तो जब आपकी सोच ये है कि मैं कितना बिहार को लूट सकूं, तो ये तो होना ही था। आप सिर्फ एनडीए की बात कर रहे हैं, एनडीए और महागठबंधन दोनों की हालत यही है, किसी को पता ही नहीं कि कौन सीट कौन लड़ रहा है। महागठबंधन में टिकट बंटवारे को लेकर भले ही देरी हो रही,
लेकिन एनडीए के घटक दलों की तरफ से उम्मीदवारों के नाम की सूची जारी की गई, जिसमें जातियों को ध्यान में रखकर ही टिकटों का बंटवारा किया गया। बीजेपी ने 83 उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए। जेडीयू ने पहली सूची में 57 उम्मीदवारों को टिकट दिया। चिराग पासवान के एलजेपीआर ने अभी 18 उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए, जबकि हम सभी 6 उम्मीदवार फाइनल कर चुकी। सबसे ज्यादा उम्मीदवार जनसुराज ने फाइनल किए, जिसने 116 उम्मीदवारों को टिकट दे दिया, जबकि आम आदमी पार्टी भी 59 नामों का ऐलान कर चुकी। जनसुराज और आम आदमी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार हाथ आजमा रही, इसलिए इन पर ज्यादा फोकस नहीं। लेकिन बीजेपी इस बार जातियों को साध कर अपने ग्राफ को सुधारना चाहती। यही वजह है कि जो 83 नाम फाइनल किए गए उनमें जातियों को ध्यान में रखा गया है, क्योंकि बिहार में जीत का एक बड़ा फैक्टर जाति रहती है। बीजेपी ने समाज के सभी वर्गों को साधते हुए राजपूत के सबसे ज्यादा 18 उम्मीदवार, भूमिहार के 12 उम्मीदवारों को टिकट दिया। वहीं बीजेपी ने ब्राह्मण के 10 उम्मीदवार उतारे। इनके अलावा वैश्य के 15, कुशवाहा यानी कोयरी के 6, यादव के 5, कुर्मी के 2 और कायस्थ के 1 उम्मीदवार का नाम शामिल है। पासवान के 2 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। कुल मिलाकर कहें तो बीजेपी की पहली सूची में सभी समाजों को प्रतिनिधित्व मिला है। दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और महिला सबकी भागीदारी लिस्ट में। जातियों पर जोर की बड़ी वजह यह कि बिहार चुनाव में जातियां ही जीत की गारंटी बनती, जिसके आगे बाकी मुद्दे गौण हो जाते हैं। जेडीयू की लिस्ट में भी जातीय समीकरणों को साधने के उद्देश्य से ही टिकटों का बंटवारा किया गया। जेडीयू ने उम्मीदवारों की जो पहली लिस्ट जारी की है, उसमें कुल 57 उम्मीदवार शामिल हैं। जेडीयू ने 57 में से 12 दलित उम्मीदवार उतारे। इसके अलावा 9 कुर्मी, 6 कुशवाहा और 3 धानुक उम्मीदवारों पर दाव लगाया। इसके अलावा भूमिहार की बात करें तो 6 भूमिहार, 5 राजपूत, कायस्थ, 1 ब्राह्मण उम्मीदवार को टिकट दिया गया। जेडीयू ने वैश्य और निषाद वोटर्स को भी साधने की रणनीति बनाई। यही वजह है कि 57 में से 5 वैश्य और 2 निषाद को टिकट दिया गया। जेडीयू ने जातीय समीकरण इस तरह बिठाए हैं कि हर सीट पर उसे जातिगत वोटों का पूरा फायदा मिले। 2005 में ऐसा हुआ था कि निश्चित रूप से उस समय लालू राबड़ी के खिलाफ जो एक सामाजिक बदलाव की बात हो रही थी और नीतीश उसको लीड कर रहे थे, तो उस समय टूट गया था कि वो, क्योंकि वो समीकरण बड़ा जात को लेकर बड़ा था, तो ये बाधा को तोड़ा। लेकिन बाद में नीतीश जी जब सत्ता में आए तो उन्होंने इसको सोशल इंजीनियरिंग करके अपना भी तो एक बड़ा वोट बैंक तैयार किया। अगर दलित है तो उसमें महादलित किया, पिछड़ी जाति थी तो उसको अति पिछड़े में बांटा और एक अपना एक बड़ा वोट बैंक तैयार किया। इसलिए जाति एक सच्चाई है और मुद्दे तो ठीक है, लेकिन जाति भी एक सच्चाई है और उसी के इर्द गिर्द रहती है और विकास के मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। बिहार को लेकर यह भी हकीकत है कि बिहार की राजनीति में जातिगत समीकरण हमेशा निर्णायक रहा है। विभिन्न जातियों में उनकी संख्या और उनकी राजनीतिक एकजुटता चुनाव के नतीजों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिहार चुनाव में कोई भी पार्टी या गठबंधन सिर्फ एक जाति समूह के भरोसे बहुमत हासिल नहीं कर सकता। भारत के हर इलेक्शन में, चाहे आप बदनाम जरूर बिहार है उसको लेके कि यहाँ पे जाति की बात है, लेकिन जाति एक ऐसी सच्चाई है जो कोई पार्टी, किसी भी पार्टी दल ने इसको नजरअंदाज नहीं करती है। इसलिए सच्चाई के इर्द गिर्द ही जाति एक बड़ा फैक्टर है, एक बड़ा कुनवा है, जिसके तहत पार्टियां ऑपरेट करती हैं, कैंडिडेट का चयन करती है, अपनी रणनीति बनाती हैं। बिहार विजय के लिए राजनीतिक दलों के लिए अति पिछड़ा वर्ग और महादलित जैसे बड़े और बिखरे हुए समूहों को साधने की जरूरत होती है और इस समय सभी दलों का उसी पर फोकस है। साथ ही अपने कोर वोट बैंक को एकजुट रखना जरूरी हो जाता है। जातियों का ये गणित सीटों के बंटवारे और उम्मीदवारों के चयन में भी प्रमुख भूमिका निभाता है और इसी को ध्यान में रखकर राजनीतिक दल टिकट बंटवारे में लगे। पटना से अमिताभ ओझा के साथ सौरभ कुमार, न्यूज़ 24। तो बिहार के लिए आखिर ये क्यों कहा जाता है कि जिसने साधी जाति उसी की जीत? तो दरअसल इसके पीछे है बिहार का सामाजिक ताना बाना, जिसमें जातियां बहुत महत्व रखती हैं। आपको कैटेगरी वाइज हम दिखाते हैं किसकी कितनी हिस्सेदारी, जरा देखिए।
क्योंकि सीटों के मामले में क्या उतनी हिस्सेदारी मिल रही है, सवाल ये भी पैदा हो रहा है। देखिए, कुल मिलाकर के अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो कि ओबीसी में ही आता है लेकिन उससे कटा हुआ, तो 112 जातियां कुल मिलाकर के इसमें आती हैं। कुल आबादी है 4,70,00,000, हिस्सेदारी 36%। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की बात करें, 30 जातियां इसमें आती हैं, 3.54 करोड़ आबादी और हिस्सेदारी 27.12%। अब एससी की बात करें, 22 जातियां हैं, लगभग 2.5 करोड़ की आबादी और 20% के आसपास इनकी हिस्सेदारी आती है। आगे ट्राइब्स की भी बात करना है, हो जाता है उसमें कितनी है। ये कुल मिलाकर के, क्योंकि यही वो ताना बाना है जो बहुत अहमियत रखता है और इसी के बूते, दरअसल इसी के इर्द गिर्द ये जो लिस्ट तय की जा रही है सियासी पार्टियों की, वो अहम हो जाती है। एक फैक्ट ये भी है कि बिहार में जाति वो फैक्टर है जिसके बूते नीतीश कुमार पिछले 20 सालों से अब तक सत्ता में बने हुए हैं। नीतीश कुमार का वोट बैंक क्या है वो देखिए, क्योंकि ये बहुत अहमियत रखता है। नीतीश की मजबूती इसके पीछे है। कुर्मी 2.8%, देखते जाइए एक एक करके, जल्दी डाल। कुशवाहा 4.2% आते हैं। ईबीसी कुल मिलाकर के एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास जो है, जो ओबीसी में ही अत्यंत पिछड़ा है, उनकी आबादी 36%। यही दरअसल वो मजबूत गठजोड़ है। और इनके साथ क्या क्या आता है, कुर्मी, कुशवाहा, महादलित, ये कुल मिलाकर के दावेदारी 62.66% की आ जाती है, जो बिहार की सियासत में नीतीश कुमार को सियासी रूप से बहुत मजबूत बना देती है। क्योंकि चुनावी इतिहास यही बताता है कि नीतीश जहां, दरअसल ईबीसी वहां। ये हम क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे आधार भी आपको दिखाते हैं। 3 चुनाव के नतीजे बैक टू बैक, 10, 15 और 20 के नतीजे देखिए। एनडीए को, क्योंकि उस वक्त नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे, 45 से 50% वोट एनडीए के खाते में गया। महागठबंधन 30%। अब 2015 में आरजेडी के साथ जब चुनाव लड़ा तो महागठबंधन को देखिए 55%, क्योंकि ईबीसी नीतीश का जुड़ गया और 30 से 35% मात्र एनडीए के पास आया। 2020 में फिर नीतीश कुमार एनडीए के साथ थे तो 45%, और वहां आंकड़ा 35% का है महागठबंधन के पास। हालांकि आप जानते हैं इस बार राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की बदौलत क्या ये गणित बदलेगा, क्योंकि नीतीश कुमार की पकड़ पार्टी से लेकर सरकार तक पर कमजोर हुई है, ये एक सच्चाई है और इसे ही विपक्ष मुद्दा बना रहा है, भुना रहा है। तो क्या इसका असर ओबीसी वोट बैंक पर भी पड़ेगा, इस लिहाज से भी और नीतीश कुमार के सियासी भविष्य को लेकर भी ये चुनाव बेहद अहम रहने वाला है। उधर महागठबंधन की बात की जाए तो इनकी तरफ से अभी तक सीट शेयरिंग का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अंदर खाने खबर यह है कि फॉर्मूला फाइनल हो चुका है। महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस का फोकस भी अब टिकट बंटवारे को लेकर जातियों पर ही है, क्योंकि दोनों का अपना पारंपरिक वोट बैंक है जिसे दोनों एकजुट रखकर ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने पर जोर दे रहे हैं। सीट शेयरिंग के ऐलान में देरी की एक वजह जातीय समीकरणों को भी साधना माना जा रहा है, और इन्हीं समीकरणों को साधने के लिए आरजेडी ने जेडीयू और बीजेपी से आए कई नेताओं को पार्टी में भी शामिल कर लिया है। देखिए, हमारा महागठबंधन 243 पे लड़ रहा है, यानी तेजस्वी 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। लास्ट डेट है 17 तारीख है ना, लास्ट डेट जो पहले फेज की है, तो इसलिए आजकल में सब खो जाना है। हम लोग ने डिस्कस किया, चर्चा कितनी सीटों को, हमको लगता है लगभग 60 सीट पर किए होंगे, दूसरों से 5 तो 7 तो पेंडिंगों होगा। 60 सीटों पे ऑलमोस्ट फाइनल है। तो फाइनल नहीं है तो ऐसे ही मतलब कांग्रेस को हल्के में आप लोग क्यों लेते हैं? महागठबंधन में शामिल दलों के बीच हो गई है गहरी यारी, अब राज तिलक की हो रही है तैयारी। सिर्फ 1 या 2 या 3 पार्टी नहीं, बल्कि अब पूरा बिहार सरकार चलाएगा। महागठबंधन के घटक दलों ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की, लेकिन जातियों पर जोर यहां भी है। जातिगत समीकरण साधने के लिए तेजस्वी यादव मैदान में। उन्होंने दावा किया है कि इस बार पूरा बिहार ही सरकार चलाएगा। भूजा पार्टी की तरह सिर्फ 1 या 2 या 3 आदमी नहीं, सिर्फ 1 या 2 या 3 पार्टी नहीं, बल्कि अब पूरा बिहार सरकार चलाएगा। हमारी सरकार बनने पर अधिनियम बनाकर हर घर सरकारी नौकरी जो है वो दी जाएगी, यानी आप समझिए हर व्यक्ति, बिहार का हर परिवार में लोग सरकारी नौकरी होगा, तो हमारे साथ साथ हर बिहार के लोग सरकार को चलाने का काम करेंगे। तेजस्वी का ये दावा हवा हवाई नहीं, इसके पीछे है आरजेडी का वो जातिगत समीकरण जिसकी नींव तेजस्वी यादव ने चुनाव से पहले रख दी। तेजस्वी यादव ने आरजेडी में ऐसे नेताओं को शामिल किया है जो बीजेपी और जेडीयू की नींद उड़ाने का दम रखते हैं। सत्ता बदलने जा रही है, बिहार बदलेगा।
दलित समाज, आदिवासी समाजों ने ठान लिया है मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकना। तेजस्वी यादव ने वोटिंग से पहले सीएम नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को बड़ा झटका दिया। जेडीयू के पूर्व सांसद, विधायक समेत कई बड़े नेता राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए। तो वहीं एलजेपी को भी तेजस्वी ने झटका दिया। जिन नेताओं ने आरजेडी का दामन थामा है, उनमें पूर्णिया से पूर्व सांसद और जेडीयू नेता संतोष कुशवाहा, लौकहा से पूर्व मंत्री और जेडीयू नेता लक्ष्मेश्वर राय, बांका से जेडीयू सांसद गिरधारी यादव के बेटे चाणक्य प्रकाश, वैशाली से एलजेपी नेता अजय कुशवाहा, जहानाबाद के घोसी से जेडीयू नेता और पूर्व विधायक राहुल शर्मा और परबत्ता सीट से जदयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार सिंह शामिल हैं। लालटेन थाम चुके इन नेताओं के शामिल होने से बिहार चुनाव में राजनीतिक समीकरण भी बदल गए, क्योंकि ये ऐसे नेता हैं जो चुनाव में बीजेपी और जेडीयू के जातीय गणित को बिगाड़ सकते हैं। जो भ्रष्ट लोग हैं वही जनता दल यूनाइटेड चलाने का काम करते हैं। जिन लोगों ने जनता दल यूनाइटेड को सींचने का काम किया, बढ़ाने का काम किया, आज जनता दल यूनाइटेड में कोई इज्जत और कोई सम्मान नहीं है। कोई भी निर्णय अगर जनता दल यूनाइटेड में लेना होता है तो केवल हमारे मंडल जी ठीक ही कहते हैं कि 3.5 लोग जो हैं वही निर्णय लेते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इन चारों के आने के बाद अब जो हमारे सामने जो चुनौतियां आएंगी, खास तौर में जो पूर्वांचल का इलाका है, जो पूर्णिया का इलाका हो, बांका का इलाका हो, कटिहार का हो, जहां पिछले बार थोड़ी बड़ी हम लोगों की पार्टी द्वारा कमी रह गई थी, इस बार उन इलाकों में हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। संतोष कुशवाहा और अजय कुशवाहा का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है और उसकी वजह भी साफ है कि दोनों कुशवाहा समाज से आते हैं। संतोष कुशवाहा पूर्णिया के पूर्व सांसद हैं। पहले वो बीजेपी में थे और साल 2013 में बीजेपी छोड़कर जेडीयू में शामिल हुए थे। सीमांचल में उनका अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। उन्होंने पूर्णिया में पप्पू यादव को चुनाव हराया था। माना जा रहा है कि तेजस्वी उन्हें इस बार मंत्री लेसी सिंह के खिलाफ चुनाव मैदान में उतार सकते हैं। आने वाले समय में जनता दल समाप्त हो जाएगी और जनता दल यूनाइटेड की जो धारणा थी कि लव कुश के साथ साथ जो अति पिछड़ा दलित वंचित समाज के लोग थे वो उसका आधार वोट माना जाता है। लेकिन जिस तरीके से 2-3 लोगों के द्वारा हाईजैक किया गया है पार्टी को, मुझे लग रहा है कि अब जो जनता दल यूनाइटेड के निर्णय होते हैं उसमें कोई एक भी सदस्य पिछड़े वर्ग से, लव कुश समाज से नहीं होते। वहीं अजय कुशवाहा ने साल 2020 के विधानसभा चुनाव में एलजेपी के टिकट पर वैशाली सीट से चुनाव लड़ा था। हालांकि उन्हें जीत नहीं मिली थी, लेकिन इस बार उनके आरजेडी में शामिल होने से समीकरण बदल सकते हैं। बिहार में कुशवाहा यानी कोयरी समुदाय शामिल है। बिहार में कुशवाहा समुदाय की आबादी 4.27% है और ये 70 से ज्यादा विधानसभा सीटों के नतीजों को प्रभावित करते हैं। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में कुशवाहा समुदाय ने एनडीए को अपना 67% वोट दिया। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू इसी कुशवाहा समुदाय से आरजेडी के एमवाई समीकरण को साधते रहे और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम भी इसी के दम पर बिहार में राजनीति की दशा बदलने का दम भर दी। माना जा रहा है कि इसी की काट तेजस्वी ने संतोष कुशवाहा और अजय कुशवाहा को आरजेडी में शामिल करके निकाली। कुशवाहा जाति जो लौकुश के साथ मिलकर के जो एनडीए का कभी हिस्सा हुआ करती थी, उस कुशवाहा पर लोकसभा चुनाव से आरजेडी ने दांव लगाना शुरू कर दी है और अब ये अपने को मुस्लिम यादव से कोयरी तक जोड़ने की बात कर रही है कि हम माई से माइक तक बनेंगे और बिहार के वोट बैंक को जो जातीय आधार पर तय होती है, कैंडिडेट भी और जातीय आधार पर फिर परिणाम भी देखने को मिलता है क्षेत्र वाइज, तो कुशवाहा जाति को हम अपने फोल्ड में ला करके एक तो हम एनडीए को कमज़ोर करेंगे, दूसरी तरफ आरजेडी अपने को और भी मजबूत करने की कोशिश इस चुनाव में करेगी। आरजेडी को हमेशा से ही यादव और मुस्लिम वोट मिलता रहा, जो करीब 32% बैठता है और अगर कुशवाहा वोट आरजेडी के पाले में आ गया तो चुनाव में बड़ा उलटफेर हो सकता है। तेजस्वी ने सिर्फ कुशवाहा समीकरण को साधने की कोशिश नहीं की,
बल्कि जेडीयू के भूमिहार नेता लक्ष्मेश्वर राय और पूर्व विधायक राहुल शर्मा को भी आरजेडी में शामिल करके सवर्ण वोट बैंक में सेंध की तैयारी कर ली। बिहार में सवर्णों की भागीदारी करीब 15.5% और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली समूह है। लक्ष्मेश्वर राय नीतीश सरकार में मंत्री रह चुके। पिछली बार उन्होंने लौकहा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए। लक्ष्मेश्वर राय का अपने इलाके में बड़ा प्रभाव माना जाता है। वहीं राहुल शर्मा जेडीयू के बड़े नेता रहे जगदीश शर्मा के बेटे। जगदीश शर्मा घोसी से 6 बार विधायक और जहानाबाद से 1 बार सांसद रह चुके। राहुल शर्मा भी घोसी से विधायक रहे। माना जा रहा है कि तेजस्वी इस बार एक सीट का समीकरण साध रहे हैं और उन उम्मीदवारों को चुनाव में उतार सकते हैं जो बीजेपी और जेडीयू को पटखनी दे सके। राष्ट्रीय जनता दल के संसदीय दल के नेता है हमारे माननीय सांसद औरंगाबाद से अभय कुशवाहा जी। सब दिन राष्ट्रीय जनता दल में भरोसा कुशवाहा समाज के लोगों ने जताया है, तो कुछ भ्रम के कारण, गलतफहमियों के कारण कुछ समय वो हमारे साथ से अलग हुए थे कुछ लोग, लेकिन आज सब लोग फिर वापस अपने घर में आ रहे हैं, जहां वाजिब सम्मान मिला है, जहां उनको वाजिब सम्मान दिया गया था। 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच हार का अंतर बेहद कम रहा, इसलिए तेजस्वी यादव वो हर दाव चल रहे हैं जो इस बार महागठबंधन को जीत दिलाने में कामयाब हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तेजस्वी यादव ये लड़ाई करो या मरो की तर्ज पर लड़ रहे हैं और इसलिए हर वर्ग को साधने की कोशिश में हैं, बढ़कर हाथ आगे कर रहे हैं। और ये क्यों अहम है, इसका बैकग्राउंड है 2020 का चुनाव, जब सीटों के मामले में सबसे बड़ी पार्टी बनकर भी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचते पहुंचते रह गए तेजस्वी यादव। 2020 में जातियां किधर गई थी, आपको ये दिखाते हैं। देखिए, ओबीसी सबसे अहम हो जाता है, खासकर आरजेडी के लिए तो ओबीसी में, लेकिन एक बड़ा बदलाव 58% एनडीए के साथ गया, महागठबंधन के पास मात्र 18% रहा। अनुसूचित जाति एससी अगर देखें 50%, फिर एनडीए के पास, और महागठबंधन 30% के साथ संतोष करना पड़ा, जबकि इस बार इस पर बड़ा दावा खेल रहे हैं तेजस्वी यादव। मुस्लिमों की बात करें तो जाहिर तौर पर 60% महागठबंधन, 30 एनडीए के पास रहा, बाकी सियासी पार्टियों की बदौलत। और सवर्णों में एज इट इज 70% एनडीए के साथ, महागठबंधन मात्र 20% पर टिक गया। इसका निचोड़ दरअसल ये रहा कि 2020 में जिसका जो वोट बैंक था लगभग वो उसके साथ इंटैक्ट रहा, लेकिन इस बार हालात अलग हैं। खासकर नीतीश कुमार कमजोर है, तो क्या इस चुनाव ये गणित बदलेगा? बिहार 14 नवंबर को इसका जवाब खुद देगा। लेकिन अब आते हैं कास्ट इक्वेशन पर। ऐसे में जात से जीत के जुगाड़ में जुटे दोनों गठबंधन के लिए चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं। एक तो बिहार में एनडीए के लिए 20 सालों की एंटी इनकम्बेंसी का डर, ऊपर से बेरोजगारी के मुद्दे पर युवाओं में भारी नाराजगी है। इसके अलावा जेडीयू नेताओं की बड़ी संख्या में आरजेडी में शामिल होने से बीजेपी और जेडीयू की सांस फूल रही है, ऐसी खबरें हैं। इसलिए जेडीयू और बीजेपी भी जातीय समीकरण साधने की तैयारी में जुटी हैं, जो उम्मीदवारों की लिस्ट में साफ दिखता है। एनडीए का सीट समीकरण महागठबंधन को कैसे चुनौती दे पाएगा, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। नेताओं की अदला बदली, बिहार चुनाव में खलबली। तेजस्वी यादव के दाव से एनडीए में खलबली है। जिन नेताओं पर एनडीए को जीत का भरोसा था, वो एक एक करके पार्टी छोड़कर महागठबंधन का दामन थाम रहे हैं। लग रहा है कि जैसे उन्हें चुनाव पूर्व ही बदलाव का एहसास हो गया है। चुनाव से पहले हालांकि जेडीयू और बीजेपी को ही झटका नहीं लगा है, बल्कि आरजेडी और कांग्रेस में भी नेता पाला बदल रहे हैं। नवादा की आरजेडी विधायक विभा देवी और राजौली के विधायक प्रकाश वीर ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। माना जा रहा है कि दोनों जल्द ही जेडीयू का दामन थाम सकते हैं। विभा देवी बिहार के पूर्व मंत्री और नवादा के दिग्गज नेता राज बल्लभ यादव की पत्नी है। इससे पहले राज बल्लभ यादव के भतीजे अशोक यादव भी जेडीयू का दामन थाम चुके हैं। जहानाबाद में जैसे ही जगदीश शर्मा के बेटे और पूर्व विधायक राहुल शर्मा ने आरजेडी का दामन थामा, जेडीयू ने भी फौरन ही पासा फेंक दिया और पूर्व सांसद अरुण कुमार को पार्टी में शामिल कर लिया। बताया जा रहा है कि अरुण कुमार अपने बेटे को विधानसभा चुनाव में उतार सकते हैं। अरुण कुमार भूमिहार समाज से आते हैं और जहानाबाद से 2 बार सांसद रह चुके हैं। साल 1999 में पहली बार जेडीयू के टिकट पर और दूसरी बार साल 2014 में आरएलएसपी के टिकट पर उन्होंने लोकसभा चुनाव जीता था। अरुण कुमार की मगध इलाके में मजबूत पकड़ मानी जाती। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में अरुण कुमार हार गए थे, लेकिन मगध में उनकी पकड़ का फायदा जेडीयू को मिल सकता है। 2020 के विधानसभा चुनाव में मगध की 26 सीटों में से एनडीए को केवल 6 सीटों पर जीत मिली थी।
जबकि 20 सीटें महागठबंधन के खाते में गई। माना जा रहा है कि अरुण कुमार को शामिल करके जेडीयू सवर्ण समीकरण को मजबूत रखना चाहती, ताकि आरजेडी को फायदा ना मिल सके। इस घर को बनाने में थे तेजस्वी यादव, तो बनाने में नहीं थे, वो नहीं न थे हमारे बनाने में। और हम उस कालखंड में थे जब निर्दलीय हम एमएलसी जीत करके आए थे, और हमको नीतीश कुमार, जॉर्ज फर्नांडिस अच्छे लगे, तो हम चले जाते लालू यादव के साथ। हम जीवन में लालू यादव के साथ तो नहीं गए। तो ये सवाल मेरे अंदर बराबर, और सहयोगियों ने कहा कि जिस घर को आपने बनाया था, जिस उद्देश्य से बनाया था, वो पार्टी काफी सफलता की ओर जा रहा है, काहे अब बार बार। तो हमने रीथिंक किया, साथियों के साथ रीथिंक किया, और अपने घर में वापस आए, और काफी सुकून मिल रहा है। जेडीयू ही नहीं, बीजेपी ने भी आरजेडी को टक्कर देने के लिए पूर्व सांसद अजय निषाद की बीजेपी में घर वापसी कराई। अजय निषाद 2 बार मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद रह चुके हैं। बीजेपी का ये दाव महागठबंधन में शामिल मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के खिलाफ माना जा रहा है, क्योंकि सन ऑफ मल्लाह कहे जाने वाले वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी निषाद समाज के मतदाताओं पर अपना अधिकार बताते हैं। सहनी समाज मुजफ्फरपुर के कई विधानसभा क्षेत्रों में निर्णायक भूमिका निभाता है, इसलिए बीजेपी ने सहनी मतदाताओं के बीच पैठ रखने वाले अजय निषाद को चुनाव से ठीक पहले पार्टी में शामिल कराया। एनडीए में अगर भारतीय जनता पार्टी है तो उनको सवर्ण का वोट की उम्मीद रहती है कि हमारे साथ सवर्ण के वोटर खड़े हो जाएंगे। वहीं इंडिया गठबंधन में माई समीकरण तो आरजेडी के साथ खड़ी ही है। इस बार अति पिछड़ा पर दाव लगाई है कांग्रेस कि हम अति पिछड़ा को हम बेहतर करके दिखाएंगे बिहार में अगर हमारी सत्ता आई तो अति पिछड़ा जो कभी नीतीश कुमार के फोल्ड में होता था, ठीक है वो घटक छोटे ही हैं, लेकिन उनकी संख्या तो सोचियो इकोनॉमिक सर्वे में करीब करीब 36-37% आ गई है। उसके बाद पान पार्टी के आईपी गुप्ता हों, साहनी समाज के मुकेश साहनी जो 9% की बात करते हैं कई जातियों को क्लब करके, तो जातियों के आधार पर तय करने की कोशिश तो की ही जाती है। बिहार में बीजेपी जहां सवर्ण वोट बैंक के साथ ओबीसी वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है, वहीं जेडीयू ओबीसी और मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश में जुटी, ताकि आरजेडी के जातीय समीकरण को चुनौती दे सके।